हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स फंडा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। तो कल हमने एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ देखे थे, ठीक है ना। उसमें पहला एप्लीकेशन देखा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से, ठीक है। तो हमने कल एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज एक वायर था, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे उससे कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। क्या फाइंड किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था इस तरीके से, ठीक है। और उसका उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था E = लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ऐसा आया था। वेयर लैम्बडा क्या था? लैम्बडा था यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या चीज थी? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा थी यहाँ पे। आर ये डिस्टेंस है ही जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको मालूम है ही, ठीक है। चलिए, अच्छा ये फॉर्मूला हमने देखा था। अच्छा, इसके आगे आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। क्या? जैसे मान लो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई, इसको इसके आगे इक्वल करके ऐसे लिख लेना, ठीक है। मैं इसको समझा देता हूँ कैसे करना है। जैसे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले टर्म को। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है ना। ये ऐसी टर्म बन जाएगी। तो ध्यान से अगर मैं देखूँ इसको यहाँ से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे। देखो ये एक पूरी टर्म तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो अलग हो गया, ये 2 लैम्बडा अपॉन R अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं हम K 2 लैम्बडा और ये हो गया R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला ये बन सकता है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 2K लैम्बडा अपॉन R। इस फॉर्म में भी आ सकता है। यहाँ पे क्या K क्या है? यहाँ पे K हो सकता है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। ऐसे बोलते थे ना हम लोग, यहाँ तक समझ में आता है। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती थी। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, या फिर आप चाहो तो डेरिवेशन करके देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से इसको लिख लो यहाँ से 2K लैम्बडा अपॉन R, है ना। तो ये भी था, मैं इसको कल स्किप कर दिया था मैंने इसको, ठीक है, मुझे याद नहीं था। तो हम लोग इसको इस तरीके से, ये फॉर्मूला भी इलेक्ट्रिक फील्ड का K की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आता है? चलिए, अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये जो कल पढ़ा था उसके बेस पे न्यूमेरिकल देखते हैं, है ना। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, पीछे से है, ठीक है। तो ये 1.23 न्यूमेरिकल है ना, 1.23 न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 1.23 है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है जो भी है, ठीक है ना, प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज है ना, लॉन्ग चार्ज वायर है, पढ़ के देख लेना आप। वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो दे रखा है हमको 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग इसको, तो एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो यहाँ से केवल और केवल 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे प्रोड्यूस कर रहा है। तो मान लो कि मैं यहाँ से R डिस्टेंस ले लेता हूँ 2 सेंटीमीटर, ये और यहाँ तक ले लेता हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, वहाँ तक क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉइंट्स पे जो है वो कितना है? इधर भी और इधर भी 2 सेंटीमीटर और इधर भी, दोनों तरफ 2 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होगा? ऐसे चारों तरफ रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर पे R = 2 सेंटीमीटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो इतना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास R की वैल्यू आ गई। R की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
इसको लर्न कर लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए फिर क्या बोलता है, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, मतलब क्या कैलकुलेट करना है, लैम्बडा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, दो तरीके के फॉर्मूले हैं अपने पास, E इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फॉर्मूला लगाना आता है, नहीं आता है तो समझ लीजिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको ऐसा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जिसमें जो गिवन है वो भी दिया हो, जिसमें जो गिवन है वो भी दिया हो और वो भी हो और जो पूछ रहा है वो भी हो। ध्यान से देखें अगर, तो देखो इस वाले फॉर्मूले में ई है हमारे पास, तो ये दिया है तो वो है, आर इसमें है और दिया भी है तो वो भी है, और जो पूछा है वो भी है हमारे पास, ठीक है। और कोई अननोन चीज नहीं हो। अब जैसे इनकी वैल्यूज हमको मालूम है, ठीक है ना, इनकी वैल्यूज हमको मालूम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं 2k लैम्बडा अपॉन r, ये भी लगा सकते हैं, है ना। ये मेरे ख्याल से इजी पड़ेगा क्योंकि इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 8.85 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 22/7 से वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 का, फिर इसमें ऐसे इस तरीके से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हम इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे यहाँ से, है ना, ये वाले को। तो 2k लैम्बडा अपॉन r ये वाला लगाते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, लैम्बडा चाहिए, तो मैं लैम्बडा को इधर रख लेता हूँ, बाद बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देता हूँ। तो इस r को इधर करेंगे तो E इंटू r अपॉन 2k इस तरीके से, और जो भी वैल्यूज होंगे यहाँ रख देंगे। कितना हो जाएगा, E की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 4 इंटू r कितना है, रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, 2 इंटू k कितना है 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। ये लर्न होना चाहिए k की वैल्यू आपको, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, कौन बच रहा है, ये 10 ही बच रहा है सब कुछ, है ना। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 10 की पावर 4 है या 10 की पावर -2 है, तो दोनों 16 होंगे तो 10 की पावर +2 आ जाएगी, डिवाइड बाई 10 की पावर 9। ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर देखो +2 और इंटू 10 की पावर -9, तो ये हो कितना गया, तो 2 - 9 कितना हो गया, 10 की पावर -7 इतना हुआ। तो लैम्बडा कितना आ गया 10 की पावर -7 कूलाम पर मीटर, ये आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। कूलाम पर मीटर ये आंसर हो सकता है। अब माइक्रो कूलाम में आंसर भी दे सकता है ये, माइक्रो कूलाम में देखा तो कुछ नहीं है, यहाँ से 0.1 सॉरी ऐसे देखो, इसका आंसर अगर माइक्रो कूलाम में लाना है तो हमेशा 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो एक्चुअली क्या है कि मुझे 10 की पावर -7 है, इसको 10 की पावर -6 बनाना है, ठीक है। तो 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -1, अच्छा ऐसे लिख लो 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम पर मीटर, ऐसे लिख सकते हैं, बेसिक मैथ सही। तो 10 की पावर -7 को ही लिख दिया मैंने ऐसे। अब इसको तो क्या बोल सकते हैं अपन, माइक्रो, क्या बोल सकते हैं, माइक्रो कूलाम पर मीटर, और ये 10 की पावर -1। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी होगी 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 को क्या लिखते हैं 0.1 माइक्रो कूलाम पर मीटर। ये भी आंसर आ सकता है। अगर आपको नहीं आता है देन इट विल बी सफिशिएंट, ये भी सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो वो यही पूछेगा तो इसका हाफ मार्क्स काट लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इतना भी ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्यों लगाया मैंने, ये वाला ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा होगी इस वजह से, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रीफर कीजिए क्योंकि के की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट सॉल्व करके दे रखी है उसने, ठीक है। तो 0.1 माइक्रो कूलाम पर मीटर, या फिर ये भी ठीक है कूलाम पर मीटर, ठीक है, जिसको नहीं आता है यहाँ तक, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन उस कंसेप्ट पे था, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, 1.23 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इज इट ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी तक हमने एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ ही चल रहा है हमारा ना, क्या चल रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ ही चल रहा है। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। इसमें अब अभी तक फर्स्ट पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, ठीक है ना।
तो अब हम क्या करेंगे, वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell, ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब मालूम है आपको, यूजेस। देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमको यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल से। शेल का मतलब समझ लीजिए अंदर से होलो रहेगा। क्या रहेगा? अंदर से होलो रहेगा, ठीक है। और कैसा शेल है? स्फेरिकल शेल है, मतलब ऐसा गोला जो यूनिफॉर्मली चार्ज तो हो लेकिन अंदर से होलो हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग एक बना लेते हैं, मान लिया कि मैं एक क्या बोलते हैं उसको, स्फेयर बना लेता हूं इस तरीके से। एक स्फेयर है ना, ये एक स्फेयर है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो इस पे यूनिफॉर्म चार्ज मान लिया, पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज है जो इस पे है, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म चार्ज है, तो वो चार्ज मैंने मान लिया कि क्यू चार्ज है। वो क्या है? प्लस क्यू चार्ज हो गया ना, क्योंकि पॉजिटिव तो दिखा ही रखा है हमने। अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये यूनिफॉर्म जो भी है स्फेरिकल शेल, वो यूनिफॉर्म चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है कि इस चार्ज की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलनी चाहिए, ठीक है, इसके परपेंडिकुलरली ऐसे। यहां तक समझ में आता है आपको? बिल्कुल क्लियर बात है ये कि इससे ऐसे इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड क्या निकलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे पॉइंट चार्ज से निकलती थी ना वैसे, जिसकी वजह से इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको पता करनी है, ठीक है। अब ये बात अलग है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, फिर यहाँ इससे ज़्यादा, फिर यहाँ इससे ज़्यादा, फिर यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर इसके बाद में यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास होगा। वो फॉर्मूले से भी देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे इधर चलते जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमको मतलब अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो फॉर्मूले से हमको पता लगेगा बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक इसके बारे में एक चीज़ और बतानी थी, ध्यान से सुनिए। मैं ऐसे कह रहा हूँ, इस पॉइंट चार्ज, कोई भी पॉइंट चार्ज होता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे तो निकलती थी ना, इस तरीके से। और एक्चुअली देखा जाए तो, ध्यान से देखे तो, जैसे मैं इसको अभी देख रहा हूं यहां से, तो मुझे क्या लग रहा है? एक पॉइंट चार्ज है ना, कि ये एक पॉइंट चार्ज है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। बिल्कुल सही बात है सर, आपने बोला। अभी इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर से देखता हूं, तो ये गोला मान लो, मतलब 3 मंजिल ऊपर से देखता हूं इसको, ठीक है, तो ये गोला मेरे को ऐसे छोटा ही दिखाई देगा, ऐसा जैसे ये सिचुएशन है। तो मुझे क्या लगेगा कि इसके सेंटर पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, जिससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ऐसा ही तो है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जनरली लग भी रहा है, ऐसा है नहीं एक्चुअली, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे लग रही है जैसे इसके सेंटर पे कोई चार्ज है जो कंसंट्रेट है ना, कंसंट्रेटेड है, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ठीक है। तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि इसके सेंटर से सारी कैलकुलेशन होगी। फिर किससे? इसके सेंटर से, क्योंकि यहाँ रेडियस, मतलब यहाँ से डिस्टेंस नहीं लेंगे हम, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, जो भी लेंगे। तो पहले मैं मान लेता हूं कि ये जो स्फेयर है, स्फेरिकल स्फेयर है, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि मुझे इससे, ये सेंटर है, इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पास हो रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है मुझे इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। ज़्यादा तेज बोलूँ तो थोड़ा ध्यान से देखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकल रही हैं, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इससे निकल रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी कुछ न कुछ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे कैपिटल स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, इससे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे ले लेते हैं, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले रहा हूं। उस पॉइंट है ना,
उस पॉइंट तक, उससे r डिस्टेंस पे, इस लोकेशन पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आती है? तो इसको फाइंड करने के लिए क्या है कि मुझे इसके पास में होते हुए क्या करना पड़ेगा, एक गॉस, अब मुझे गॉस लॉ के हिसाब से करना है ना ये, तो मुझे अगर r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे गॉस लॉ लगाना है। ठीक है, तो गॉस लॉ के लिए तो क्या करते हैं, देखो ध्यान से, वही फाई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ध्यान से सुनिए, मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मतलब r डिस्टेंस पे फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यही, और ये लगाने का, ये किसका फॉर्मूला है, गाउस लॉ के हिसाब से है ये। ठीक है, फॉर ए क्लोज सरफेस है, और ये किसके लिए है, क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस का मतलब यहाँ एक क्लोज सरफेस बनानी पड़ेगी हमको। ठीक है, जो कि ऐसे पास हो जाए, जो कि इससे पास होए और इसके अंदर ये चार्ज अंदर बंद रहे। ये चार्ज है ना, हमको ऐसे लगेगा कि ये Q इसके अंदर यहाँ सेंटर पे है। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अब हम इस पे गाउस लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, गाउस लॉ। अब एक्चुअली देखो ध्यान से सुनना, मैं इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ, इससे r डिस्टेंस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ। तो जब इससे मैं r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा, तो फिर उस, मान लो उस पॉइंट पे फाइंड करूंगा, फिर उसका जो, उससे जो फ्लक्स पास होएगा, चलो देखो एक बार समझ में आएगा आपको क्या कहना चाहता हूँ। देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है मेरे को, तो मैं यहाँ एक DA एरिया कंसीडर कर लेता हूँ, एक छोटा सा एरिया इस गाउस सरफेस पे। ठीक है, इस सरफेस पे मैं एक एरिया कंसीडर कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखें तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो किधर आएगा, a कैप इधर आएगा। ठीक है, अच्छा इधर ध्यान से अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। अब ध्यान से देखें तो मुझे कोई बताए कि डी फाई, इस छोटे से एरिया के लिए बात कर रहा हूँ, ये छोटे से एरिया के लिए से पास होने वाला फ्लक्स कितना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, ये था हमारे पास। तो मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास छोटा सा एरिया है, तो मैं डी ए वेक्टर की जगह, ए वेक्टर की जगह डी ए वेक्टर ले लूंगा, और इससे पास होने वाला फ्लक्स भी बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल छोटा होगा। क्या होगा, बिल्कुल छोटा होगा। तो हम इसको डी फाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो इस छोटे से एरिया से पास होने वाला फ्लक्स हमने ये लिखा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका डॉट प्रोडक्ट हटा दूं तो ई डी ए कॉस थीटा, यही तो होगा, कल भी किया था हमने, ई डी ए कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो। तो यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में थीटा बताइए कितना है, 0। दोनों एक साइड जा रहे हैं ना, इसलिए तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो यहां लिखेंगे ई डी ए कोस 0, तो डी फाई इक्वल्स टू ये हो गया। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसको लिख देना चाहे से, तो ई डी ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो एक्चुअली मैंने यहां पे क्या निकाला है कि ये जो एरिया एलिमेंट है, इस एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, वो हो रहा है डी फाई ई डी ए। क्या हो रहा है, डी फाई ई डी ए। अब ध्यान से अगर देखें तो ये एक्चुअली ये है ना, ये स्फेयर है, एक वो नहीं है। क्या बोल रहा था मैं कि ये एक सर्कल नहीं है, एक स्फेयर है। तो ये बेसिकली ऐसे है, ये जो सरफेस है ना वो ऐसे है, इस पे बंद है ऐसे। ठीक है, तो मैं इससे पास होने वाला फ्लक्स निकाला एक बिल्कुल छोटे से, लेकिन एक्चुअली क्या है, एक्चुअली मुझे इस डिस्टेंस में फ्लक्स निकालना है पूरा, मतलब आर डिस्टेंस में। अब आर डिस्टेंस में ये भी आ गया, ये भी आ गया, सारी डिस्टेंस होगी, तो सब पे फ्लक्स सेम ही आएगा, है ना। जितना फ्लक्स यहाँ से जो भी है, मतलब पूरी जो भी इससे पूरे से पास होने वाला फ्लक्स है वो हमको पता चल जाएगा। जैसे इससे एक लाइन पास हुई है, तो मैं अगर इसका इंटीग्रेशन कर दूं, पूरा फ्लक्स निकालूंगा, तो इससे जितनी भी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली क्या पता करना है, यहाँ पे मुझे ये पता करना है कि यहाँ से जैसे इससे एक लाइन पास हुई है ना, तो मुझे पता करना है कि इस पूरी सरफेस है, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ है। अभी मुझे ये मालूम चल रहा है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मुझे इस पूरी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, दोनों तरफ
इंटीग्रेशन कर दूंगा, ध्यान से सुनिए इस बात को। तो डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई। अब फाई का मतलब समझ लीजिए पूरा फ्लक्स जो इस पूरी सरफेस से पास हुआ है वो तो एक पॉइंट से पास होने वाला था, ठीक है, यहां तक समझ में आता है। अब ध्यान से देखिए, अब मुझे बताइए थोड़ा सा, ई डी ए को अगर मैं देखूं ध्यान से, यहां तक तो ठीक है, इन दोनों को मैं देखूं तो एक बार बताइए, ई का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन, ऐसे लिख लो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां ई की इस पॉइंट पे ई की वैल्यू निकालता हूं, फॉर्मूला लगाएंगे, देखो चार्ज कितना है, सोर्स चार्ज कितना है क्यू, डिस्टेंस कितनी है आर, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा यहाँ पे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, मान लो मैं यहां निकालता हूं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आर, तो आर स्क्वायर ही आएगा, यही, क्योंकि ये आर है तो ये भी इसकी रेडियस है तो आर ही तो रहेगा, तो आर स्क्वायर। अच्छा, चार्ज कितना है, क्यू वही है, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही आएगी, सही बात है ना। फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही आएगा, कहीं भी देख लो, यहां भी आर डिस्टेंस है, वो चार्ज की वजह से, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो पूरी सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम रहेगी। कल भी बताया था मैंने ये बात कि किसी भी चार्ज से सेम डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट्स रहेंगे सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वहां सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कांस्टेंट है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कांस्टेंट है। इस पॉइंट को लिख सकते हैं आप क्या, एट फ्रॉम एनी चार्ज at equal distances electric field intensity will be same, ठीक है। मतलब सभी किसी भी चार्ज से उससे इक्वल डिस्टेंसेस पे जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है, एट ऑल पॉइंट्स लिख लो, इक्वल डिस्टेंसेस लिख लिए ना, इक्वल डिस्टेंट पॉइंट्स लिख लो, एट इक्वल डिस्टेंट पॉइंट्स ऐसे लिख लो, ठीक है। फ्रॉम एनी चार्ज एट इक्वल डिस्टेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी सेम। तो ये सब इक्वल डिस्टेंस में इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे, इस वजह से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम रहेगी, इसलिए हम इसको कॉमन लेते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में मैंने ये पढ़ाया है, 3rd-4th लेक्चर होगा वो, तो उसमें देखना आप, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं, उसमें लिखवाया था मैंने ये, और आपको वैसे समझ में आ गया होगा इसके हिसाब से भी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन इसको, फाई ऊपर से लेते हैं, फाई इक्वल्स टू ई, कोई बात नहीं, ई को ऐसे रहने दो। अच्छा, डी ए का इंटीग्रेशन का मतलब जानते हैं कि छोटा सा एरिया ये ए और ऐसे इनफाइनाइट नंबर एरियाज को ऐड कर दूंगा तो उसका इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो उसको उन सबको जोड़ूंगा तो क्या बनेगी, ये सरफेस का एरिया बनेगा, है ना। तो यहां बोल सकता हूं कि इसको अगर मैं बोलूं तो एरिया ऑफ स्फीयर बनेगा, ठीक है, एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस बनेगा, वो हमको मालूम है। फाई इक्वल्स टू, देखो ई, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई, अगर अब इसकी डिस्टेंस कितनी, इसकी रेडियस कितनी है इस स्फीयर की, आर है, तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया कितना होता है इसका, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये 10th क्लास में पढ़ते हैं। यहां तक समझ में आता है। तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब गाउस लॉ लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, गाउस लॉ। अब ध्यान से देखिए, गाउस लॉ क्या कहता है, फिर से समझा देता हूं। गाउस लॉ कहता है कि आपके पास मान लो कोई भी क्लोज सरफेस है, उसमें अगर कोई चार्ज Q है, कोई भी चार्ज Q है, तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप निकाल रहे हैं तो ये जो फाई है वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये अंदर वाला चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट, इतनी बात है, ठीक है। अब ध्यान से देखें अगर हम, तो ये वाले केस में क्या है कि ये ऐसे गॉसियन सरफेस है, ये क्या है, ये गॉसियन सरफेस है, तो ये एक क्लोज सरफेस बना रही है, तो इससे पास होने वाला ये देखो, ये रेड कलर में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये फ्लक्स है। तो ये जो फ्लक्स निकलेगा, इससे जो पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकलेगा वो, तो इसके अंदर कौन सा चार्ज है, प्लस का Q, तो Q लिखेंगे अपॉन एप्सिलॉन नोट, ऐसे लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है,
ठीक है, चलिए ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है या गॉस लॉ है। अब ध्यान से अगर देखें तो फाई इक्वल्स टू दिस एंड फाई इक्वल्स टू दिस, ठीक है, फाई इक्वल्स टू दिस एंड फाई इक्वल्स टू दिस, इसका मतलब दिस इक्वल्स टू दिस, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरे को तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से है। तो ध्यान से अगर देखें तो E चाहिए मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं सीधा लिखूंगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख देता हूँ आर स्क्वायर इधर, ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको साइड में कर लिया मैंने, ठीक है, इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, सही है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं हम K, क्या लिख सकते हैं K, तो KQ अपॉन आर स्क्वायर भी हम इसको यहां से लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखें और इसको ध्यान रखें, बस ये दो फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। यहाँ K की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्या बात कर रहे थे हम, इतना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अच्छा, इसकी एक फॉर्म और हो सकती है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है वो एक सरफेस पे क्या है, एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे ये बॉल होती है ना, बॉल, उस पर जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव लिखते हैं तो वो पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर चार्ज किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसकी डेंसिटी दी जाती है, जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या देते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे, सिग्मा से। अब तुम कैसे ही बना लो इसको, सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो मुझे अब मैं इसी से सॉल्व कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देखिए। E इक्वल्स टू मुझे क्या दे रखा है बताइए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये गिवन है। अब ध्यान से अगर देखें तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है कि 4 पाई आर स्क्वायर ये सरफेस एरिया है, सॉरी ये इसको अगर मैं छोड़ दूं तो ये 4 पाई आर स्क्वायर ए है, एरिया ऑफ स्फीयर है कि नहीं है, एरिया ऑफ स्फीयर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ से, तो Q अपॉन इस एप्सिलॉन नॉट को अलग कर देता हूँ मैं, और ये क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर है, तो इसको A शो कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन A, ठीक है ना, Q अपॉन A, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आर डिस्टेंस पे, उसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला भी यहाँ पे बनता है हमारे साथ, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए यहाँ तक समझ में आता है। इस वाले फॉर्मूले को आप थोड़ा कंसीडर करें, है ना। चलिए तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस वाले फॉर्मूले को देख के मुझे क्या समझ में आता है, मुझे ये समझ में आता है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना, ये तो बात है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसी बात है। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस बढ़ेगी, ये रेडियस बढ़ेगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। अगर ये डिस्टेंस कम होती जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब कुछ नहीं है कि ये जो गोला है ना, ये स्फेरिकल शेल है, इससे अगर हम दूर 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 चलते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे कोई भी चार्ज रखूंगा, मान लो कोई भी चार्ज रखा हो, इस पे जो फोर्स लगेगा
और दूसरा इस चार्ज को मैं यहाँ रखता हूँ, तो इसी चार्ज पे इस टाइम ज़्यादा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू यहाँ, मतलब यहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो मतलब चार्ज पे करंट यहाँ ज़्यादा आएगा, मतलब आप लोग खड़े हो जाओगे तो झटका यहाँ से ज़्यादा लगेगा, मतलब फोर्स इधर से ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो बस इतनी सी बात है ना। इसका भी ग्राफ पूछे तो इस तरीके से बनाना है, ई और आर का ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलिए इसका हम लोग बाद में देख लेंगे और भी, है ना। तो अच्छा, ये इसमें ये ए केस है ना, फर्स्ट केस है, ये कौन सा केस है, ए। इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, इसको शुरू से लिखना है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। तो हमने शेल के आउटसाइड फाइंड किया है, देखो शेल के बाहर है ना, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब एक बार अब मिटा देते हैं इसको। ठीक है, बी लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ शेल, ऑन द सरफेस ऑफ शेल। इस शेल की सरफेस है ना, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं अपन। इस शेल की ये जो सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, इस इलेक्ट्रिक शेल की जो सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये आर डिस्टेंस अब की बार क्या है, यही है ना। तो आर डिस्टेंस की वो जो फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो है क्या था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही तो है, Q अपॉन 4 पाई, ठीक है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो वहाँ क्या था कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की थी। अगर मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से ये, अगर ये एलिमेंट यहाँ होता तो मुझे आर डिस्टेंस, तो ये वाला आर और ये वाला आर बराबर हो गए ना इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट के लिए कंसिडर करूँ तो ये वाला आर और ये वाला आर बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सरफेस के लिए एट सरफेस पे क्या हो जाएगा, ये स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो E इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी। इस पे अगर एट सरफेस ऑफ शेल पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये रहेगी, है ना। अच्छा, तो ये जो एरिया है इसका, इस शेल का है, इस शेल का एरिया है ये, है ना, एरिया ऑफ शेल। तो मैं अगर यहाँ से इसको देखूँ 4 पाई इस तरह की, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है एरिया ऑफ दिस स्फीयर, एरिया ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। ये ये जो एरिया है इसका सरफेस एरिया, मतलब ये जो शेल है इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अलग से है और 4 पाई आर स्क्वायर मतलब A, तो इसका अच्छा यहाँ तक ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, Q अपॉन A को क्या लिख सकते हैं अपन, सिग्मा। तो ये Q अपॉन A होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये वाला। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो E इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो अभी आपको मैंने यहाँ से करवाया था ना, यहाँ
उसको थोड़ा इरेज कर लेना, वो उसके लिए नहीं था, इसके लिए है ना। अब मुझे याद आ गया, ठीक है। चलिए, तो अगर ये आपके समझ में नहीं आया हो तो अच्छे से देखिए। कुछ नहीं किया है कि कैपिटल स्मॉल आर की और कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ सेम होगी, इस वजह से पुराने वाले फॉर्मूले में रखा हमने और इसको सॉल्व किया है, ठीक है। और 4/r² इसके लिए, क्योंकि ये एरिया इसका है, इसका कोई एरिया डिफाइन नहीं था, गॉसियन सरफेस थी ये तो, है ना। तो ये ध्यान रखना, उसको थोड़ा सा वहाँ से इरेज कर देना। बस आपको कहाँ तक रखना है ध्यान, ये यहाँ तक रखना है आपको, है ना। ये जो फॉर्मूला लिखा था ना मैंने KQ/r², यहाँ तक करना है। उसके बाद ये वाला नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला टॉपिक डालना है, उसके बाद करना है। यहाँ इसके बाद में जो भी लिखा है उसको डिलीट करना, फिर यहाँ से चालू करना है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है इस जो शेल है इसकी सरफेस पे, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ। अब देखो, हमने इसके बाहर फाइंड कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इसकी सरफेस पे फाइंड कर ली। अब इसके अंदर फाइंड करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग एक अलग फिगर बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, सी टॉपिक डालेंगे और उसमें लिखेंगे सी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर, इनसाइड द स्फेयर, स्फेरिकल शेल, ऐसे लिख लो। स्फेरिकल शेल के अंदर किसी पॉइंट पे, है ना, कोई भी पॉइंट हो सकता है। स्फेरिकल शेल के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, ठीक है। वही केस है, यही है, ये चार्ज है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है ना यहां से। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहां एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो सेंटर से मैं इसकी डिस्टेंस मान लेता हूं r, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सेंटर से इतनी रहेगी। इसको मानते हुए मैं गॉसियन सरफेस खींच देता हूं इसके आसपास, है ना। अच्छा, इसकी डिस्टेंस, इसकी जो रेडियस है वो r ही रहेगी हमेशा, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखें तो मुझे, अगर मैं इस पे निकालना चाहूं, है ना, तो इसके अंदर मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले रहा हूं dA, ये गॉसियन सरफेस है, मैं इस पॉइंट पे निकालूंगा, फिर इसका पूरे का करूंगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो बेसिकली इधर ही है भैया, कोई कुछ ही बोले, ठीक है। अब dA वेक्टर है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर रहेगी, इधर ही रहेगी, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों के बीच में, दोनों सेम ही है। इसका मतलब दोनों के बीच थीटा कितना है, 0। कितना है थीटा, 0। तो मतलब अगर ये छोटे से एरिया एलिमेंट है, इससे पास होने वाला फ्लक्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो d फाई कितना है, d फाई कितना है, ये हो जाएगा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, जैसे पिछली बार किया था वैसे ही, ठीक है। तो E dA cos थीटा, तो d फाई, है ना, E dA cos थीटा। अच्छा, और चलिए कोई बात नहीं, E dA cos थीटा इतना हो गया। अच्छा, इसके बाद में cos थीटा कितना है, 0 है, तो E dA थीटा है cos 0, तो d फाई थीटा है दोनों के बीच में कितना, 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहां d फाई कितना हो जाएगा, E dA, सही है। अब मुझे इससे r डिस्टेंस पे सभी पॉइंट्स की निकालनी है, मतलब इससे टोटल पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, तो मैं ऐसे कर दूंगा इसको, ठीक है। इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ, पूरे पे आ जाएगा, इसके अंदर जो भी सरफेस है ये वाली भी छोटी वाली रहेगी, ऐसे इस पे आ जाएगा। तो d फाई का हो जाएगा फाई E dA। अब वही बात, इससे हर जगह r डिस्टेंस पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे हर जगह क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी r डिस्टेंस पे है सारे पॉइंट्स, तो ये सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो ये 0, ठीक है।
अच्छा, अब इससे ये अब डी ए निकालना है ना मुझे, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसे निकाल सकता हूं। क्या चीज? डी ए, अगर डी ए का इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका एरिया आना चाहिए ना मेरे पास, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये एक स्फेरिकल शेल है, तो इसका एरिया कितना रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन करके मेरे पास आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कोई बात नहीं है, हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 5 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इतना आ गया। अगले यहां लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे? गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? ये है ना, ये इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जितना इसके अंदर चार्ज है, जितना इसके अंदर चार्ज है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे ये बताइए इसके अंदर कितना चार्ज है? इसके अंदर कितना चार्ज है? कुछ चार्ज नहीं है। कहाँ चार्ज है? तो यहाँ चार्ज की वैल्यू 0 है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, और इसको पुट इन करेंगे 1। क्या करेंगे? पुट इन 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो E इक्वल्स टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा हूं। इस स्फेरिकल शेल के अंदर, जिसके ऊपर ऐसे बिखरा हुआ है ये चार्ज, इसके अंदर कोई चार्ज अगर नहीं है, कोई चार्ज अगर अंदर नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वहां 0 रहेगी। मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। यहां तक समझ में आता है? क्योंकि इससे कोई फ्लक्स भी पास नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसे बोलते हैं कि किसी भी कंडक्टर होता है ना, कोई भी कंडक्टर होता है, उसकी सरफेस पे अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो भी होलो कंडक्टर्स होते हैं, ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई भी होलो कंडक्टर्स हैं, तो होलो कंडक्टर का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से जैसे कोई सा भी हो सकता है, ऐसे ये भी हो सकता है। अब इसकी सरफेस पे बेसिकली चार्ज रहेगा, तो इसके अंदर कभी भी क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यहाँ क्या होगा? 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 रहेगी। इसी से फैराडे केस बनता है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ 0 होती है, ये सेकंड चैप्टर में आता है। इज इट ओके और नॉट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ 0 रहेगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ये जो फ्लक्स लाइन्स है ना, ये इधर से पास कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारा इधर बन रहा है। इसमें कोई बन रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए? ऐसे ये चीजें होनी चाहिए। तो ये जो पूरा एरिया है ना, इससे बना हुआ ये एरिया है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके अंदर कोई लाइन जा ही नहीं रही ऐसी, तो नहीं दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बेसिकली क्या है? 0 है। समझ में आता है आपको ये बात? चलिए, तो आज की क्लास में हमारे पास यही था। ठीक है, अच्छा, इसका एक ग्राफ और है, अगर हम लोग बनाना चाहें तो तीनों केसेस को मिला के हम एक ग्राफ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? तीनों केसेस को मिला के ग्राफ बना सकते हैं। किस किस के बीच में? E और R के बीच में, है ना। इसको नोट करके लिख लीजिए, तो ध्यान से देखिए एक बार। E और R के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तीनों केसेस को मिक्स करके बनाते हैं। चलो, यहां R इक्वल्स टू मेरे पास 0 है और यहां R इक्वल्स टू क्या है? R है। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, अब ध्यान से देखिए, यहां सेंटर है। ठीक है, तो R इक्वल्स टू 0 है। R इक्वल्स टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है? 0 है। अच्छा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है? 0 है। इस पॉइंट पे कितनी है? 0 है। इस पॉइंट पे कितनी है? 0। मतलब कब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? जब तक ये इसके अंदर रहेगा। ठीक है ना, जब तक ये इसके अंदर रहेगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या रहेगी? यहाँ 0 रहेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी आपको शो करनी है वो 0 शो करनी है, जब तक R तक नहीं पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही हम R पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का सेकंड वाले में फॉर्मूला निकाला था अपन ने, तो वो कितना था? E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। ये था मेरे ख्याल से, था कि नहीं था? ठीक है, एक तो अचानक से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी, मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब इस चार्ज पे ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं, इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी आ गई, तो E यहां जो E है ना, वो E मैक्सिमम रहेगा, जो KQ अपॉन R स्क्वायर है। इसके बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो क्या है? फॉर्मूला आउटसाइड द सरफेस कितना है?
के क्यू अपॉन स्मॉल आर, है ना, इसको ऐसे तो लिखा था क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर भी था वो, है ना, वही बात है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस तरीके से है, क्योंकि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, है ना, तो यहाँ लिखेंगे ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बार और ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी, और यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। समझा देता हूँ, यहाँ को आप समझिए कि कोई भी चार्ज है उसको मैं यहाँ रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहीं से तो जनरेट हो रही है, तो इस पे मैक्सिमम फोर्स यहाँ लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ सबसे ज़्यादा होगी, तो मैंने सबसे ज़्यादा बनाई है, बनाई कि नहीं बनाई। उसके बाद में जैसे जैसे इससे दूर जाते जाएंगे इसकी पावर कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि इस पर वो जो भी चार्ज लगेगा उस पर लगने वाला फोर्स कमजोर हो रहा है, फोर्स कमजोर हो रहा है, इसका मतलब कि उसकी पावर कमजोर हो रही है, तो फोर्स कमजोर हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम हो रही है, या फिर आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझे, ठीक है, वापस समझा देता हूं। देखिए यहां कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0, जब तक आर की वैल्यू कैपिटल आर नहीं हो जाए। जैसे ही कैपिटल आर पे आएगी हम लोगों को मालूम है कि ये वैल्यू है, ये मैक्सिमम। इसके बाद में जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे मतलब आर की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, वो ये ग्राफ है, तो कम हो रही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लेता हूं, चलिए आज की क्लास में इतना ही, अब बहुत है इतना, है ना। चलिए अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, है ना। और इसको अगर आपको तेज़ लगे थोड़ा सा तो आप इसको स्लो डाउन करके देख सकते हैं, और एक बार मतलब रिवाइज करके देखें, और इसके जो क्वेश्चन है वो कल सॉल्व करने की कोशिश करें। कल हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे वो 1.22 सॉल्व करेंगे इसमें, है ना। और फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो इससे रिलेटेड है, इसको पढ़ के आएगा उसको समझ में आएगा ही, ठीक है। तो आप लोग ये फॉर्मूलाज को रिवाइज करके आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।